नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर सियाराहा में ऑब्जर्वर द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां भारी कमी पाई गई। उन्होंने चुनाव संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। स्कूलों में वाणी अन्य सुविधा न होने पर बीएलओ को फटकार लगाई और कहा कि व्यवस्था सही की जाए। ऑब्जर्वर के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों द्वारा ईवीएम मशीन प्राप्ति स्थल, डिस्पैच स्थल, कृषि महाविद्यालय कोटवा एवं श्री दुर्गा पीजी कॉलेज चंडेसर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आधी अधूरी तैयारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि 28 फरवरी 2022 तक प्रत्येक दशा में सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाए। आगामी निरीक्षण के दौरान यदि तैयारियों में कोई कमी पाई जाएगी तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने 23 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक ज्योति निकेतन विद्यालय एटलस टैंक आजमगढ़ में आयोजित मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज दूसरे दिन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी कक्ष में जाकर प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर तथा प्रशिक्षित किए जा रहे पीठासीन अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया, मॉक पोल, ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट संबंधित प्रश्न पूछे। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों से मॉक पोल प्रक्रिया कब और कैसे की जानी चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त किया। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी शंकर यादव को भारत परिषद संगठन का समर्थन मिला है। दरअसल भारत परिषद संगठन आजकल गांव सरकार को लेकर के आंदोलन पर है और गांव सरकार लागू कराने के लिए मांग कर रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता इस मामले को सदन में उठाने को तैयार नहीं है। वहीं शंकर यादव ने इस मामले को सदन में उठाने की बात कही है, जिसके बाद भारत परिषद के प्रसिद्ध प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने एक बैठक कर बताया कि गांव सरकार का मुद्दा शंकर यादव विधानसभा में उठाने के लिए तैयार, इसलिए हम सब मिलकर शंकर यादव को समर्थन करेंगे। समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के प्रत्याशी का समर्थन मिला है, आपके संगठन का समर्थन मिला है। किन मुद्दों पर आपकी चर्चा हुई और समर्थन दिया जा रहा है? भाई देखिए, मेरा तो भारत परिषद संगठन का मेन मुद्दा है गांव सरकार, और हम लोग काफ़ी दिन से खोज रहे थे कि कोई नेता हम लोगों को इस ढंग से मिले जो विधायक बनने के बाद असेंबली में जाकर के सरकार के समक्ष ये प्रश्न उठावे कि जब संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार की व्यवस्था दी गई है तो पंचायती राज एक्ट की धारा 15 क्यों बढ़ाई गई? पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को समाप्त करके गांव सरकार को पूर्ण अधिकार के रूप में 29 विभाग को प्रदान किया जाए। इसी मांग को लेकर के मैं शंकर यादव जी, जो बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी के प्रत्याशी हैं, आपसे मैंने बात किया। बहुत ही सरलता से इन्होंने कहा कि यह संविधान के दायरे की चीज़ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गांव सरकार के मुद्दे को। आजमगढ़ में अखिल भारतीय वसीय ब्राह्मण सभा की एक बैठक नगर के बड़ा गणेश मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय समिति द्वारा जनपद के वरिष्ठ समाजसेवी सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन को राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं अनिल कुमार पांडे को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए माला पहनाकर स्वागत किया गया। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुभाष चंद्र तिवारी कुंदनम जुझारू अनिल कुमार पांडे को महत्वपूर्ण पद देकर राष्ट्रीय संगठन द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है। इन लोगों के नेतृत्व में संगठन और मजबूत हो गया एवं ब्राह्मण समाज के उत्थान में इनके द्वारा रचनात्मक कार्य किए जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण भारतीय समाज से हूँ, और जो है अपने सभी लोगों को इकट्ठा कर करके अपने वर्चस्व को जो है समाज में दिखाना चाहता हूँ कि हमारे लोग भी आगे आवें और राजनीतिक पार्टियाँ उनको जो है अपना जो है उनको सम्मान दें। ठीक। आज कौन सा कार्यक्रम था? आज यहाँ पे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में एक स्वागत बैठक है। आज जो है राष्ट्रीय संगठन द्वारा मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं उत्तर भारत का प्रभारी बनाया गया है, एवं श्री अनिल कुमार पांडे जी जो यहाँ विद्यालय के प्रबंधक एवं समाज सेवी हैं, इनको उत्तर प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता लोग जुटे हुए हैं। जो वर्तमान माहौल चल रहा है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जब से हो गई है, तब से एक जातिवादी माहौल खड़ा कर दिया गया है। जबकि ब्राह्मणों को अगर का इतिहास देखा जाए तो ब्राह्मण तो सदैव पूरे विश्व के हित का चिंतन किए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
संत निरामया का विचार किए हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनकी स्थिति यह हो गई कि वह जो है जातियों को लुभाने के लिए जो जातिवादी राजनीति शुरू कर दिए हैं, उस परिवेश में ब्राह्मण स्वयं भी पिछड़ते जा रहे हैं और जो विभिन्न राजनीतिक दलों में जिस तरह का इनका पहले नेतृत्व एवं वर्चस्व था, उसमें भी इनको हाशिए में खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। उसी क्रम में यह जो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा है, वह पूरे देश में जन जागरूकता अभियान शुरू किए हुए है कि ब्राह्मण भी संगठित हों, जागरूक हों, अपने हित के बारे में चिंतन करें और यह जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उसमें स्वयं सोच के यह निर्णय लें कि हम भी उन पार्टियों या उन प्रत्याशियों को समर्थन दे जो ब्राह्मण हित की बात करें। इन्हीं सबको लेकर आज हम जो है चारों तरफ पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले दिनों में जब यह चुनाव समाप्त हो जाएगा तो संपूर्ण भारत ब्राह्मण समाज को संगठित किया जाएगा और उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वह जागरूक हों, आगे बढ़ें और अपने साथ साथ संपूर्ण समाज को लेकर आगे बढ़ें। तिवारी जी, कौन आपके हित की बात कर सकता है? राजनीतिक दल की बात कर दी जाए तो देखिए, जो वर्तमान परिवेश है, उस वर्तमान परिवेश में किसी भी राजनीतिक दल को अगर आप देखिए तो अगर केवल पर्टिकुलर ब्राह्मण शब्द की बात की जाए तो ब्राह्मण के हित की बात कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है और उसका मूल कारण यह है कि ब्राह्मण सामाजिक संगठन वनवासी अधिकार मंच के सदस्यों के द्वारा डीबीटी की राशि को बढ़ाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी तरवा को मांग पत्र दिया गया, जिसमें समुदाय के लोगों ने बताया कि हमारी राज्य सरकार विशेषकर शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है और राज्य सरकार के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय का सुंदरीकरण, किचन गार्डन, बच्चों को कोविड-19 से बचाव की दिशा में सकारात्मक पहल किया जा रहा है। साथ ही पिछले माह में सरकार ने हमारे बच्चों के लिए डीबीटी के रूप में 1100 रुपये अभिभावकों के खाते में भेजा है और मानक के अनुसार बताया गया है कि बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, गर्म कपड़े, इतिहास की खरीदारी करना है, लेकिन स्थानीय मार्केट के अभाव के क्रम में कम होने के कारण हमने अपने बच्चों को खरीदा, लेकिन पर्याप्त ड्रेस नहीं मिल पाया। पर्याप्त ड्रेस मानना के अनुसार खरीदने के लिए हम अभिभावकों ने कर्ज लेकर तथा बच्चों के खाने में कटौती करके माना के अनुसार हमने बच्चों के लिए ड्रेस खरीदा। इसी क्रम में हम अभिभावक यह मांग करते हैं कि जो सरकार के द्वारा डीबीटी के रूप में 1100 रुपये दिए जा रहे हैं, वह ड्रेस लेने में पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। अतः हमारी मांग है कि डीबीटी का 1100 को बढ़ाकर 2000 किया जाए। मैं अरविंद कुमार, ग्राम टोडापुर, पोस्ट राशिदपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जो प्राइमरी पाठशाला में दिया जाता है डीबीटी, यानी कि ड्रेस, जूता और उनकी ड्रेस के लिए पैसे मिलते हैं 1100 रुपया, वो पर्याप्त राशि नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसको बढ़ा करके 2000 रुपये कर दिया जाए। यह हमारे लिए बहुत बढ़िया कार्य होगा, सराहनीय कार्य होगा। आजमगढ़ के 343 विधानसभा अतरौलिया से असंख्य समाज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी पंकज कुमार यादव ने जिलाधिकारी व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि अनियमितता एवं विधि विरुद्ध तरीके से एवं षड्यंत्र के तहत मुझे नामांकन से वंचित किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा बिना किसी ठोस आधार के विधानसभा चुनाव 2022 से वंचित किया गया। प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने निर्वाचन दायित्व का निर्वहन नहीं किया और प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह नहीं आवंटित किया। प्रत्याशी पंकज यादव ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में बड़े बड़े नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर कई प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि प्रत्याशी पंकज यादव ने क्या कुछ कहा। मैं पंकज कुमार यादव 343 अतरौलिया विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में असंख्य समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या समस्या थी? आप इस तरह क्या चुनाव आपका खारिज किया गया? क्या सर खारिज किया गया? सर, ये जो है राजनीतिक दबाव में बड़े बड़े नेताओं ने उनके ऊपर दबाव डाला है, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, जिसके कारण जो है वो दबाव में आकर जो है हम लोगों का पर्चा निरस्त कर रहे हैं। जितने 10 प्रत्याशियों को पात्र पाया गया है, क्या उन प्रत्याशियों में से हम लोग अपात्र माने गए? उन प्रत्याशियों के ऊपर जो है कुछ लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे, लेकिन मेरे पर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना तो जिला में है, कहीं पे भी जो है भारत देश के अंदर कहीं पर भी नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों को जो है
हम लोगों को जो है चुनाव लड़ने से 2022 विधानसभा चुनाव से वंचित किया गया। ये हमें जो है पूरा प्रशासनिक अधिकारियों की सोची समझी साजिश के तहत लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है जिस दिन मैं 17 तारीख को लास्ट डे थी, 10 से 3 टाइमिंग था, हम फॉर्म भरवा के लेके आए तो हमें जो है गेट के सामने जो है 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक रोका गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सर हमें जो है फिर एंट्री दी गई। हमने एसडीएम बोडमपुर नवीन प्रसाद को जो है अपनी फ़ाइल सौंपा। फ़ाइल सौंपने के बाद उन्होंने कहा आप बैठ जाइए। फिर इसके बाद हमने जो है फिर फ़ाइल सौंपा, तब इसके बाद उन्होंने लिया। उसी में समय जो है 3 बज गया और कोई ठोस जानकारी ना देते, ठोस आधार ना बताकर जो है हमारे जो है पत्र जो था, नामांकन फॉर्म था, वैध था, उसको जो है क्या नाम है उन्होंने जो है निरस्त, लिखित रूप से निरस्त नहीं किया है, लेकिन 10 लोगों की नोटिस बाहर लगा दिया, सभी लोगों को चुनाव चिन्ह दे दिया, जो ये नियमतः जो है असंवैधानिक और विरुद्ध है। जब आप फार्म जमा करने गए थे तो क्या कोई कमियां उसमें पाई गई थी? नहीं, उसमें कोई कमियां नहीं पाई गई। फार्म हमारा वैध है, वो खुद ही कह रहे हैं कि वैध है, लेकिन उन लोगों ने जो है हमारे फार्म में कोई कमी ना होने के बावजूद भी उन्होंने जो है हमें जो है एक प्रत्याशी के रूप में जो है भारत देश के नागरिक के रूप में जो हमारा अधिकार है निर्वाचन चुनाव लड़ने का, उस अधिकार से वंचित रखा। मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जी से कहूँगा कि इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर जो है दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मुझे 2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करें। यह भारत देश और अतरौलिया विधानसभा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपने कहीं पे इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है? हाँ, हमने जो है इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है और मैंने जो है क्या नाम जिलाधिकारी को बाई पोस्ट भी दिया है। तो सारी चीज़ें उनके पास पहुंच गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश को भी मैं एक दिन के अंदर में जो है कल तक जो है मेरा कागज़ पहुँचा। क्या प्रशासन ने कोई भी ठोस कारण बताया है? नहीं, कोई ठोस कारण जानकारी हो जिससे आपका कैंसिल हुआ? ठोस कारण नहीं बताया है। इनको राजनीतिक दबाव इतना डाला गया बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से कि जो निर्दल हैं, जो छोटी छोटी पार्टियों से लड़ रहे हैं, उनका पर्चा निरस्त किया जाए और जो है क्या नाम है जो पहले से जो है प्रशासन और राजनेताओं की मिलीभगत जो चल रही है, उसी का नतीजा है कि आज जो है एक योग्य व्यक्ति को जो है निर्वाचन 2022 चुनाव लड़ने से जो है वंचित रखा जा रहा है। ज्ञात हुआ है कि कई निर्दलीय लोगों का चुनाव यहाँ से खारिज हुआ है, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में जो है सभी नागरिकों का अधिकार है कि वो चुनाव लड़ें। संविधान में भी हमारे लिखा गया है कि आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं अगर भारत देश के नागरिक हैं, चाहे आप राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, सबकी अहर्ता निर्धारित की गई। अगर आप अहर्ता पूरी करते हैं तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन आपके पास अहर्ता होनी चाहिए और आप जो है लोकसभा सदन या विधानसभा सदन में जीत कर पहुँचेंगे तो आपको उस आधार पे जो है अगर आपका पर्चा वैध नहीं माना जाता है तो आप इसके आगे क्या करेंगे? सर, इसके लिए मैं जो है आगे जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा और हर तरीके से जो है मैं प्रशासन के विरुद्ध जो है आंदोलन करूंगा, जिससे जो है क्या नाम है हमें न्याय की प्राप्त हो। मैं अपने शीर्ष अधिकारियों से यही कहूँगा कि हमारे मामले को संज्ञान लेकर तुरंत जो है उस पर पुनर्विचार करके हमें अवसर पर। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर चुनावी घमासान में जुबानी विकास के दावों का दौर शुरू होता दिख रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले की सबसे हॉट सीट गोपालपुर पर प्रत्याशी अपनी सरकारों की उपलब्धि बताने में लगे हुए हैं। ऐसे में कोई पीछे कैसे रहे, क्या भाजपा, क्या सपा और क्या बसपा। अपने जनसंपर्क के दौरान सपा प्रत्याशी और मौजूदा विधायक नफीस अहमद ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए विकास का दम भरा और विकास को समाजवादियों का पर्याय बताया। विपक्षी पार्टियों के आरोपों के उत्तर में उन्होंने शेर कहा और पार्टी के कशीदे पढ़ते हुए जीत का दम भी भर दिया है। क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी गोपालपुर नफीस अहमद ने, आप खुद सुनिए। जी, यहाँ की अन्य पार्टी आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप 5 साल यहाँ के विधायक रहे, 5 साल में आपने अपने लेटर पैड का भी इस्तेमाल नहीं किया कहीं किसी विकास के लिए। इस पे क्या कहना है आप? इस पे बस इतना ही कहना है। ऐसा है कि जो लोग भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनको जनता ने पहले ही हरा दिया है। ये हार की बौखलाहट है और मैं इस शेर के साथ अपने साथियों को कहूँगा, नगमे लाजवाल पैदा कर, जज्बे बेमिसाल पैदा कर, ऐब गैरों में देखने वाले पहले खुद में कमाल कर।
अखिलेश यादव, अहमद अखिलेश यादव। और यहाँ तक और जिसे आपने एक शेर के साथ उनको तो जवाब दे दिया, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जातिगत भावना के थ्रू वोट मांग रहे हैं किसी से, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि समाजवादियों का इतिहास रहा है कि कभी उन्होंने जात धर्म की राजनीति नहीं की। समाजवादी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हैं। अन्याय किसी के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, कहीं का भी हो, अगर अन्याय होगा तो हम समाजवादी लोग उसके लिए खड़े होते हैं। और इसीलिए आज सभी लोग, सभी जात धर्म के लोग समाजवादियों की सरकार बनाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सड़कों पे उतर चुके हैं। अच्छा, अंतिम एक सवाल है कि अब चुनाव प्रचार का लगभग आखिरी दौर ही अपने गोपालपुर का कह सकते हैं, 8 से 10 दिन बचा हुआ है। ऐसे में आप किन मुद्दों के साथ जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्या जनता को कन्वे करना चाहते हैं कि विकास के नाम पे? देखिए, ऐसा है कि जनता ये जानती है कि गोपालपुर का विकास समाजवादी सरकार में हुआ है। जनता ये जानती है कि गोपालपुर का विकास समाजवादी ही सरकार में होगा। इसलिए सभी लोग जिस तरीके से 2017 में हमें प्यार मोहब्बत दिए, इस बार भी पूरी ताकत से यहाँ की महान जनता हमें मौका अपनी खिदमत करने का देने जा रही है। और हम आपके माध्यम से पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। गोपालपुर का विकास रुकेगा नहीं, तेज़ एकदम फर्राटे के साथ ओम्फो स्टाइल में चलेगा। और जो हमारी तहसील की मांग है, हॉस्पिटल की मांग है, स्पोर्ट स्टेडियम की मांग है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ये सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन आजमगढ़ ने जिला सचिव आनंद कुमार सिंह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर, जिसमें मुख्यतः आईडीए बकाये का जानबूझकर भुगतान नहीं करना और नॉन एग्जीक्यूटिव्स को जेटीओ, जेएओ, जेई और टीटी पदोन्नति से इनकार करना के कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में दोपहर के भोजन अवकाश में सी डॉट परिसर पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, उन्होंने अपने संबोधन में श्री ने बताया कि उपरोक्त के लिए माननीय केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव्स के आईडीए को स्थगित करना गलत था और आदेश दिया कि बकाया आईडीए का भुगतान उन्हें किया जाना चाहिए। इस आदेश को दिए हुए पहले से ही 12 महीने हो चुके हैं। डीपीई एवं आईडीए वृद्धि की दरों की घोषणा की है। डीपीई द्वारा आदेश जारी करने के बाद 6 महीने हो चुके हैं। हालांकि सीएमडी बीएसएनएल द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव्स को आईडीए बकाया के भुगतान में जानबूझकर देरी की जा रही है। आजमगढ़ जिले का गोपालपुर विधानसभा सीट पर घमासान की शुरुआत होती दिख रही है। आज भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने समाजवादियों पर कटाक्ष करते हुए विकास की बात पर माफिया और गुंडों की बात करने वाली पार्टी बताने के साथ साथ भ्रष्टाचार से लिप्त बताया। जबकि भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुलेंद्र तिवारी ने क्षेत्र के विधायक और आजमगढ़ सांसद की निधि का आपसी तालमेल के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप मढ़ दिया। हमारे संवाददाता राजनारायण मिश्र ने वहां के लोगों से बात की। क्या कुछ कह रहे हैं गोपालपुर विधानसभा के मतदाता, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ईमानदारी और नेक नीति के सहारे सत्ता तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे आम आदमी पार्टी जनसंपर्क करते हुए अपनी उपस्थिति जनमानस के बीच दर्ज करा रही है। आपको बता दें, गोपालपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर सुशील कुमार यादव अपने साफ सुथरी छवि और पार्टी के नेक नीति के सहारे विकास की गंगा बहाने के लिए दिल्ली मॉडल को लेकर लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि सेवा भाव से सरकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के धरातल पर उतारे तो क्षेत्र विकास से ओतप्रोत हो जाएगा। अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सत्ता की होड़ में लोग विरासत में आने वाली पीढ़ी को सिर्फ द्वेष और भ्रष्टाचार की भावना से ही देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे इस बात का भरोसा है कि मैं गोपालपुर की जनता को अपनी बात समझाने में सफल रहूंगा और विकास से वंचित इस क्षेत्र में विकास निश्चित ही होगा। क्या कुछ कहा सुनील कुमार यादव,
प्रत्याशी आम आदमी पार्टी गोपालपुर ने आपको सुनवाते हैं। हमें 30,000 रुपए मिलता है, वहीं गोवा में 1,10,000 रुपए पर व्यक्ति खर्च करने के लिए मिलता है। उस 30,000 रुपए पर व्यक्ति में हम बिजली भी मुफ्त कर रहे हैं, हम दवा भी मुफ्त कर रहे हैं, हम महिलाओं का किराया भी मुफ्त कर रहे हैं, हम वृद्ध महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन भी दे रहे हैं। सारी चीजें करने के बाद भी दिल्ली का बजट पॉजिटिव में है, प्लस में है। ये सिर्फ और सिर्फ संभव है भ्रष्टाचार पर चोट करके। जो नेताओं नगाड़ियों को, भ्रष्टाचारियों की जेब में पैसा जाता है, वो पैसा मैं जनता की जेब में डालूंगा, जनता के काम में यूटिलाइज करूंगा। इस तरीके से हम लोग ये धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं सुधार देंगे। एक और चीज है जो बांध के बारे में मैंने बात किया, हमारी देवरांचल की धरती में सोना उगलेगी अगर हम लोग वो जितना भी पानी आता है उसी बजट में एक डैम बना दें और उस डैम के जरिए हम बिजली भी तैयार करें और समय समय धीरे धीरे पानी निकालते रहें, बाढ़ भी नहीं आएगी और उसी देवरांचल में हम वो सारी फसलें उगाएंगे जो अब तक नहीं उगा पाए। सुनील जी, जो आप ये इतनी सारी योजनाओं को, इतने सारे जो प्रारूप आप बता रहे हैं, आप गोपालपुर की जनता को इस चीज को कैसे समझा पाएंगे? देखिए गोपालपुर की जनता पिछले, हम बाबा साहब के बारे में नाम तो लेते हैं, बस बाबा साहब के संस्कार, बाबा साहब के बारे में हम किसी को कन्वे नहीं कर पाते हैं। बस लोग जाते हैं, नेता नगाड़ी जाके फूल माला पहनाएंगे और हाथ जोड़ेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले आएंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से जहां पे भी जा रहा हूँ, मेजोरिटी में अगर मैं कहीं दलित बस्ती में गया हूँ, संत रविदास जी की जयंती में भी कई सारी जगह आमंत्रित किया गया। वहां पर मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों संत रविदास जी कौन थे? बच्चों को नहीं पता था। मैंने बोला बच्चों बाबा साहब कौन थे? उसमें से एक दो लोगों ने बोला अम्बेडकर थे। ये हमारे उत्तर प्रदेश की या गोपालपुर की ये एक छोटी सी जो कल्चरल एक्टिविटी है जो हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने नीचे जनरेशन में, वो कमी है। मुझे लगता है मैं धीरे धीरे दूर कर पाऊंगा। और जहां तक रही गोपालपुर वासियों की बात और जातिगत समीकरण की बात, ये तकलीफ का विषय तो है ही है। जब मैं अपने प्रदेश से बाहर रहता हूँ और ये सुनने को मिलता है कि यार यूपी वाले तो जातिगत समीकरण पे जाते हैं, और आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग तो मेरे से ज्यादा चीजों को शूट करते होंगे, रिकॉर्ड करते होंगे। जहां पे भी जातिगत समीकरण है वहां पे विकास नहीं है। ये गोपालपुर की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें या अन्य किसी प्रदेश की बात कर लें, जहां पे भी जातिगत समीकरण होता है। और मुझे लगता है कि नौजवान जो हमारे विधानसभा में 39,000 से ज्यादा हैं, वो सारे इस बात को समझ रहे हैं। वो सब फ्यूचर कॉन्शियस हैं, उनको समझ में आ रहा है कौन क्या कर सकता है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जिला अधिकारी के निर्देश पर आगामी विधानसभा सभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, जिला अधिकारी के अनुरोध पर जनपद आजमगढ़ के समस्त निजी माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं, अध्यापकों तथा स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा गाँव-गाँव जाकर महिला मतदाताओं एवं आमजन को मतदान एवं मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यहीं जिला अधिकारी के निर्देश के क्रम में मतदाता जागरूकता हेतु आज अग्रसेन इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ द्वारा चुनाव के मेहंदी कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाकर मतदान हेतु 107 हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल फूलपुर द्वारा सुम्मी डी में 100 निमंत्रण पत्र बांटे गए। वहीं राजा राम पब्लिक स्कूल सुखीपुर आजमगढ़ द्वारा चुनाव के मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीडी ग्लोबल यांकर्स इंग्लिश स्कूल आजमगढ़ द्वारा लालगंज के अंतर्गत चुनाव के मेहंदी कार्यक्रम के तहत 48 महिलाओं को मेहंदी लगाकर मतदान हेतु जागरूक भी किया गया। जो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आज मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव व आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण मंदे के पति जावेद मंदे ने कहा कि अब पूरे भारत में अगर कोई पार्टी जनता के हित में विकल्प के रूप में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सभी पार्टियां जाति धर्म के आधार पर राजनीति करती आई हैं, वह अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से ही काम करते रहेंगे, लेकिन सब वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर अब फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो जनता को विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को आगे करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात करते हुए कहा कि हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनेगी और सरकार बनाने में मुबारकपुर विधानसभा भी कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेगी। मैं जावेद मंदे, जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी आजमगढ़, और मेरी पत्नी परवीन मंदे विधानसभा मुबारकपुर 346 से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है
वो इस वक्त जहानागंज बेल्ट में प्रचार कर रही हैं अपना। क्या मुद्दे रहेंगे मुबारकपुर विकास के लिए, क्या आप लोगों ने सोचा है? मुबारकपुर के मुद्दे हमेशा एक ही रहे हैं। यहाँ शिक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे महिला अस्पताल नहीं है, बुनियादी सुविधाओं से पूरा विधानसभा मुबारक खास तौर से कस्बा वंचित है। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है। आप जाएंगे नालियाँ भी बज बजा के बह रही हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी सुविधा कही जाए तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ मुबारकपुर के कस्बे के पास कि जिससे कोई इलाज हो सके, कोई शिक्षा का काम हो सके, कुछ नहीं ऐसा है। आपका मैनिफेस्टो क्या है मुबारकपुर? हमारे सबसे पहले तालीम का, शिक्षा का इंतज़ाम करना। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो निश्चित सबसे पहले हम डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, महिला राजकीय अस्पताल ये बनवाने का पहला काम करेंगे। यहाँ के किसानों के लिए क्या आप? किसानों के लिए जो समस्याएं हैं कांग्रेस पार्टी उस पर विचार रखी, उसका मैनिफेस्टो है, उस पर काम भी करेगी जिससे किसानों की आय भी हो सके, उनका शोषण ना हो। अच्छा, कांग्रेस पार्टी द्वारा एक ग्राम प्रधान के लिए योजना लाई गई है, क्योंकि वेतनमान दिया जाएगा जी, इसको लेकर प्रधानों का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए अभी है क्या कि मेरी कई प्रधानों से बात हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी के बारे में हर किसी का विचार है। मैं ऐसा नहीं, आप खुद अपने विचार से सोचें कि अगर कोई भी सामाजिक हित में अगर काम करती है तो सिवाय कांग्रेस के कोई नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी के लोग कोई, ये आम आदमी इस बात को कहता है कि कांग्रेस की सरकारों में ही हम लोगों की भलाई थी और कोई काम अगर होना है तो कांग्रेस सरकार में ही होना है। बाकी आज 35 साल से लोग चले जा रहे हैं तमाम तरीके के वादों से। तमाम जितने यहाँ पे प्रत्याशी लड़ रहे हैं सारे लोग विकास की बात कर रहे हैं जी। बुनकरों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो लाया है कि उनको विधान परिषद में जो है सीट दी जाएगी जी। इस पे यहाँ की जनता से आपने क्या बात की है, क्या इसका जवाब बढ़ा? देखिए, विधान परिषद में लाने की उन्होंने बात किया ताकि बुनकर समाज से अगर कोई विधान परिषद में पहुंचेगा तो बुनकरों के मुद्दे को स्पेशली रखेगा। जैसे कि शिक्षा विभाग से जाते हैं लोग, तो जो जिस विभाग से जाता है सदर में। आजमगढ़ जिले का गोपालपुर विधानसभा सीट पर घमासान की शुरुआत होती दिख रही है। आज भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने समाजवादियों पर कटाक्ष करते हुए विकास की बात पर माफिया और गुंडों की बात करने वाली पार्टी बताने के साथ साथ भ्रष्टाचार से लिप्त बताया, जबकि भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुलेंद्र तिवारी ने क्षेत्र के विधायक और आजमगढ़ सांसद की निधि का आपसी तालमेल के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप मढ़ दिया। हमारे संवाददाता राजनारायण मिश्र ने वहां के लोगों से बात की। क्या कुछ कह रहे हैं गोपालपुर विधानसभा के मतदाता, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, इस वक्त मैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के हिरनई गुल्लीपुर चौहान बस्ती में हूं और यहां जनसंपर्क के दौरान जनसंपर्क कर रहे भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र जी हैं। आइए जानते हैं कि इनकी क्या रणनीति है, क्या सपा के लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विकास कहीं कुछ है नहीं, या विकास का ठकोसला किया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? एक बात बताइए, इस सपा का आरोप है, सपा आरोप लगाने लायक रही नहीं गई है। सपा जो है सिर्फ गुंडई की बात करे, माफियागिरी की बात करें, लूट खसोट की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें। आज यही जनता जनार्दन है, आज यही गांव से लेकर गरीब किसान मजदूर है जो इनके ढकोसलों को, जो इनकी सारी चीज़ों को जान चुका है और जनता से कोई चीज़ छिपी नहीं है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, विधायक आप हैं, भले आप समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, आपकी सरकार नहीं रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक न होने के बावजूद गांव से लेके गरीब से लेके किसान मजदूर तक जो भी योजनाएं थी उनको निचले स्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, योजनाएं बहुत सी हैं जिनका लाभ मिला है और जनता जो है इस विश्वास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जनता को पूरी तरह से विश्वास हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उसी के मद्देनज़र जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जनप्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भले ही विपक्ष का विधायक हो,
अगर जनता के हित का कोई भी कार्य है तो वो अपने एक पैड को मेरे यहाँ पहुँचाने का काम करे, और मैं पूरी समस्या का निदान करने के लिए बैठा हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय एक पैड भी लिख करके मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाने में। भाजपा के मौजूद है हमारे साथ श्री सलेन जी। सलेन जी से हम बात करना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से क्या चल रहा है। सलेन जी, ये क्षेत्र आपका है, आपके प्रभार में आता है, इसमें आप कैसा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या कैसा मिलेगा आपको? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, जनता एकदम जागरूक हो गई है। अब तक अन्य पार्टियों के लोगों ने जो है मूर्ख बनाने का काम जो किया है हमारे क्षेत्र के लोगों को, तो अब उससे जनता उबर चुकी है। अब बताइए, आप लोग लगातार एक सवाल करते हैं, देवारा क्षेत्र हमारा पड़ता है, और एक सवाल मुझे लगता है जब से भारत आज़ाद हुआ क्या मुद्दत से चल रहा है, वो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ हम पत्रकार बंधुओं की निकल गई, और देवारा क्षेत्र के लिए हमेशा पूछा जाता है कि क्या हुआ वहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ये जो सरकारें यहाँ रही हैं, या जो इनके जो लोग रहे हैं जीते हुए, जो विधानसभा के नेता रहे हैं, जो विधायक रहे, उन्होंने क्या किया, सांसद ने क्या किया? ये ठीक है, आप लोग बार बार कहते हैं, तो मुझे एक कष्ट होता है कि जो विधायक रहा यहाँ, क्या कभी देवारा में जाने के लिए उन्होंने पुल बनाने का काम किया? बताइए, इतने दिन से सरकार है लेकिन एक पुल नहीं बन पाया। देवारा क्षेत्र के लोग आज भी इस मसले पे तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है जी कि जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, प्रयास करते तो काम क्यों नहीं होता? उनकी भी निधि है, उनके भी कार्य क्षेत्र हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र से क्यों नहीं कर रहे? क्या उनको निधि किस लिए दी जाती है? जाइए देख लीजिए, सपा के इतने बड़े नेता हैं, पुराने एमएलसी हैं, उन्हीं के विद्यालय पे सारे जो है धन चले जाते हैं, सांसद जी के सारे धन उसी पे जाते हैं। जनता को क्या मिलता है भाई? हमारे यहाँ की जनता हमेशा ठगी जाएगी, तो जनता जागरूक हो गई है, उन्होंने मन बना लिया है। नहीं, इस चीज को अगर आप जान रहे हैं कि उस निधि का दुरुपयोग होता है जी, तो उस निधि को आप अगर सदुपयोग करने के लिए काहे नहीं हम सदुपयोग करने के लिए तो आए हैं, हम अब की बार आए हैं, जनता ने हमको समर्थन देने का काम कर रही जनता। अब की बार हम भ्रष्टाचार करके, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार करके निकल जाए और अपने सरकार का इंतजार करेंगे, ये कौन सी बात? नहीं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जनता देख रही है ना, उसका उसी का तो रिजल्ट आपको देने जा रही है हमको। आप लोग यहाँ के प्रभारी हैं, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि जनता को लेकर इस बात को। नहीं, हम लोग लगाए हैं, जहाँ गलतियां हुई हैं लगाए हैं, उसकी जांच चल रही है। हम लोग लगे हैं, जहाँ इन लोगों ने दुरुपयोग किया है पैसे का, उसकी जांच चल रही है, वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। देख लीजिए, आजम खान ने लूट का कांड किया, देखिए जेल में है। आजमगढ़ जिले का गोपालपुर विधानसभा सीट पर घमासान की शुरुआत होती दिख रही है। आज भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने समाजवादियों पर कटाक्ष करते हुए विकास की बात पर माफिया और गुंडों की बात करने वाली पार्टी बताने के साथ साथ भ्रष्टाचार से लिप्त बताया, जबकि भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुलेंद्र तिवारी ने क्षेत्र के विधायक और आजमगढ़ सांसद की निधि का आपसी तालमेल के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप मढ़ दिया। हमारे संवाददाता राजनारायण मिश्र ने वहां के लोगों से बात की, क्या कुछ कह रहे हैं गोपालपुर विधानसभा के मतदाता, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, इस वक्त मैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के हिरनई गुल्लीपुर चौहान बस्ती में हूँ और यहाँ जनसंपर्क के दौरान जनसंपर्क कर रहे भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र जी हैं। आइए जानते हैं कि इनकी क्या रणनीति है, क्या सपा के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विकास कहीं कुछ नहीं दिया, विकास का ढकोसला किया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? एक बात बताइए, इस सपा का आरोप है, सपा आरोप लगाने लायक रही नहीं गई है। सपा जो है सिर्फ गुंडई की बात करे, माफियागिरी की बात करे, लूट खसोट की बात करे, भ्रष्टाचार की बात करें। आज यही जनता जनार्दन है, आज यही गांव से लेकर गरीब किसान मजदूर है जो इनके ढकोसलों को, जो इनकी सारी चीज़ों को जान चुका है और जनता से कोई चीज़ छिपी नहीं है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, विधायक आप हैं, भले आप समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, आपकी सरकार नहीं रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक न होने के बावजूद गांव से लेकर गरीब से लेकर किसान मजदूर तक जो भी योजनाएं थी उनको निचले स्तर तक भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं, योजनाएं बहुत सी हैं जिनका लाभ मिला है और जनता जो है इस विश्वास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जनता को पूरी तरह से विश्वास हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उसी के मद्देनज़र जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको जनप्रतिनिधि के माध्यम से किया जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भले ही विपक्ष का विधायक हो,
अगर जनता के हित का कोई भी कार्य है तो वो अपने एक पैड को मेरे यहाँ पहुँचाने का काम करे, और मैं पूरी समस्या का निदान करने के लिए बैठा हूँ। यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय एक पैड भी लिख करके मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचाने में भाजपा के मौजूद हैं हमारे साथ श्री सलेन जी। सलेन जी से हम बात करना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से क्या चल रहा है। सलेन जी, ये क्षेत्र आपका है, आपके प्रभार में आता है जी, इसमें आप कैसा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या कैसा मिलेगा आपको? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, जनता एकदम जागरूक हो गई है। अब तक अन्य पार्टियों के लोगों ने जो है मूर्ख बनाने का काम जो किया है हमारे क्षेत्र के लोगों को, तो अब उससे जनता उबर चुकी है। अब बताइए, आप लोग लगातार एक सवाल करते हैं, देवारा क्षेत्र हमारा पड़ता है, और एक सवाल मुझे लगता है जब से भारत आज़ाद हुआ क्या मुद्दत से चल रहा है, वो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ हम पत्रकार बंधुओं की निकल गई, और देवारा क्षेत्र के लिए हमेशा पूछा जाता है कि क्या हुआ वहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ये जो सरकारें यहाँ रही हैं, या जो इनके जो लोग रहे हैं जीते हुए, जो विधानसभा के नेता रहे हैं, जो विधायक रहे, उन्होंने क्या किया, सांसद ने क्या किया? ये ठीक है, आप लोग बार बार कहते हैं तो मुझे एक कष्ट होता है कि जो विधायक रहा यहाँ, क्या कभी देवारा में जाने के लिए उन्होंने पुल बनाने का काम किया? बताइए, इतने दिन से सरकार है लेकिन एक पुल नहीं बन पाया। देवारा क्षेत्र के लोग आज भी इस मसले पे तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है जी कि जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रयास करते तो काम क्यों नहीं होता? उनकी भी निधि है, उनके भी कार्य क्षेत्र हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र से क्यों नहीं कर रहे? क्या उनको निधि किस लिए दी जाती है? जब ये देख लीजिए, सपा के इतने बड़े नेता हैं, पुराने एमएलसी हैं, उन्हीं के विद्यालय पे सारे जो है धन चले जाते हैं, सांसद जी के सारे धन उसी पे जाते हैं। जनता को क्या मिलता है भाई? हमारे यहाँ की जनता हमेशा ठगी जाएगी, तो जनता जागरूक हो गई है, उन्होंने मन बना लिया है। नहीं, इस चीज को अगर आप जान रहे हैं कि उस निधि का दुरुपयोग होता है जी, तो उस निधि को आप अगर सदुपयोग करने के लिए काहे नहीं? हम सदुपयोग करने के लिए तो आए हैं, हम अब की बार आए हैं, जनता ने हमको समर्थन देने का काम कर रही जनता। अब की बार हम वो भ्रष्टाचार करके, आपके हिसाब से भ्रष्टाचार करके निकल जाए और अपने सरकार का इंतजार करेंगे, ये कौन सी बात? नहीं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जनता देख रही है ना उसका, उसी का तो रिजल्ट आपको देने जा रही है हमको। नहीं, आप लोग यहाँ के प्रभारी हैं, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि जनता को लेकर इस बात को। नहीं, हम लोग लगाए हैं, जहाँ गलतियां हुई हैं लगाए हैं, उसकी जांच चल रही है। हम लोग लगे हैं, जहाँ इन लोगों ने दुरुपयोग किया है पैसे का, उसकी जांच चल रही है, वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। देख लीजिए, आजम खान ने लूट का कांड किया, देखिए जेल में है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और गंभीर होते हालात के बीच जिले के 3 होनहार छात्र जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, हमले के बाद वे वहीं फंस गई हैं। परिजनों का संपर्क छात्रा के साथ बना हुआ है, लेकिन वहां की स्थिति गंभीर होते देख परिजन काफी परेशान है। अपने बच्चे की सकुशल वापस पहुंचाए जाने की मांग की है। आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के खतीबपुर गांव निवासी डॉक्टर नरेंद्र यादव पेशे से चिकित्सक हैं। वे मेहनगर कस्बे में क्लिनिक का संचालन करते हैं। उनकी पुत्री रेणु यादव 4 वर्ष पूर्व यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी। उसका दाखिला ODS नेशनल मेडिकल कॉलेज में हुआ है। रेणु के साथ जिले के 2 MBBS के छात्र अमित यादव निवासी सोफीपुर निजामाबाद और विनीत विश्वकर्मा निवासी शहर कोतवाली भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिससे इनके परिजन काफ़ी चिंतित है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चे एयरलिफ्ट कर जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाला जाए। रेणु यादव के भाई डॉक्टर सत्यशील यादव ने बताया कि रेणु की उससे बात हुई है। यूक्रेन में आपातकाल लगा दिया गया है, जिसके कारण सभी विमानों को निरस्त कर दिया गया है। सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर सत्यशील है। कहाँ की वासी हैं? मैं ये सगली तहसील का हूँ, आजमगढ़ जिले का। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरी सिस्टर है, यूक्रेन में रहती है। वह रातों रात ये हुआ कल रात को कि वहाँ पे वॉर हो गया, रसिया ने वॉर छेड़ दिया, तो उसमें वो लोग फंस गए हैं। कैसे फंसे? अब वहाँ पे वॉर छिड़ गया है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ अप्लाई हो गया है, न आ सकते हैं न जा सकते हैं, तो ये दिक्कत हुई है। कहीं रूम में ही रहना पड़ रहा है। आप किसी से बात की है? हाँ, अभी बात हो रही है, मेरी सिस्टर से बात हो रही है। ठीक है। हाँ, हम लोगों के माध्यम से और अधिकारी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि लगभग इंडिया से 20,000, आजमगढ़ से 25 से 30 स्टूडेंट हैं, जिनको जल्द से जल्द वहाँ निकाला जाए, एयरलिफ्ट किया जाए जैसे भी।